Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about one of the most important player of DNA replication process and that is DNA polymerases. DNA polymerases की अगर बात करें तो DNA polymerases are enzymes जो कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को इलोंगेट करने का काम करता है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए and these are the nitrogenous bases of the nucleotides and this is the growing strand of DNA and these are the nitrogenous bases of the nucleotides. So DNA polymerase क्या करता है, growing strand of DNA को elongate करता है by addition of nucleotides और nucleotide के addition को guide कौन करता है, वो guide करता है template strand of DNA by complementary base pairing interaction. डीएनए की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए डबल हेलिक्स में दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड का जो ओरिएंटेशन होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एक स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह से होता है, दूसरे स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह से होता है और ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंटरेक्शन कैसे होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन की अगर बात करें तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से बेस पेयर करता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली थाइमिन भी ऑलवेज एडेनिन से बेस पेयर करता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि गुआनिन की अगर बात करें तो गुआनिन साइटोसिन के साथ ऑलवेज पेयर करता है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयरिंग करता है। सिमिलरली साइटोसिन भी हमेशा गुआनिन के साथ बेस पेयर करता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डीएनए पॉलीमरेजेस क्या करता है, ग्रोइंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को इलोंगेट करने का काम करता है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड का एडिशन को गाइड कौन करता है, वो गाइड करता है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेजेस सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। सो आंसर इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऑल्दो दोनों में डीएनए पॉलीमरेजेस का फंक्शन सेम होता है एंड दैट इज इलोंगेशन ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। So let's first discuss DNA polymerases in prokaryotes and after that I'll come to the DNA polymerases of eukaryotes. Prokaryotes में अगर DNA polymerases की अगर बात करें तो prokaryotes का बेस्ट एग्जाम्पल है E. coli. So first time प्यूरिफाई एंड कैरेक्टराइज किए थे आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने फर्स्ट टाइम डीएनए पॉलीमरेज को प्यूरिफाई एंड कैरेक्टराइज किए थे इन 1955 और इन्होंने किस चीज से कैरेक्टराइज किया था, इन्होंने ई कोलाई सेल से डीएनए पॉलीमरेज को प्यूरिफाई किया था और उसे कैरेक्टराइज किया था और वो जो डीएनए पॉलीमरेज था दैट वाज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम, सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम और आजकल इसे हम डीएनए पॉलीमरेज 1 के नाम से जानते हैं। सो आर्थर कॉर्नबर्ग ने जिस डीएनए पॉलीमरेज को प्यूरिफाई किया था और कैरेक्टराइज किया था दैट वाज डीएनए पॉलीमरेज 1 और ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जिस जीन से इनकोड होता है उस जीन को बोलते हैं क्या, पॉल ए जीन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ई कोलाई एक्सट्रैक्ट में जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है उस डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी मोर देन 90% अकाउंटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। सो अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 1 का कैरेक्टराइजेशन हुआ काफी सारे एविडेंसेस एक्यूमुलेट होने लगे और वो सारे एविडेंसेस ये सजेस्ट कर रहे थे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज not a suitable candidate for the replication of E. coli chromosome और उसके लिए बहुत सारे रीजंस दिए गए and some of the reasons are first one is the rate at which DNA polymerase adds nucleotides is
too slow to account for the rate at which replication fork moves in the bacterial cell. It means कि bacterial cells में जिस रेट से replication fork का मूवमेंट होता है उस रेट से डीएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता है। मीन्स बैक्टीरियल सेल्स में रेप्लिकेशन फॉर्क के जो मूवमेंट का रेट होता है वो मैच नहीं करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के पॉलीमराइजेशन रेट को। और डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो पॉलीमराइजेशन रेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 फैक्टर स्लो होता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। And the second reason is DNA polymerase has a relatively low processivity. Processivity क्या होती है? Processivity is the average number of nucleotides added before dissociation of polymerase 1 from the DNA template. Processivity क्या है? Processivity is the average number of nucleotide added before dissociation of DNA polymerase 1. Before dissociation of DNA polymerase 1. So DNA polymerase 1 की processivity काफी कम होती है. That's why it is not a suitable candidate for the replication of E. coli chromosome. Third one is the genetic studies have demonstrated that many genes and therefore many proteins are involved in replication process. DNA polymerase 1 clearly does not act alone. Means genetic study ये demonstrate करता है कि DNA replication process में सिर्फ DNA polymerase 1 ही काम नहीं करता है, इसके अलावा other proteins भी काम करते हैं. And the fourth point is in 1969, John Cairns isolated bacterial strain with an altered gene for DNA polymerase 1 that produced an inactive enzyme. Although this strain was abnormally sensitive to agents that damage DNA, it was nevertheless viable. So because of these reasons, DNA polymerase 1 was not suitable candidate for the replication of E. coli chromosome. तो इसके साथ ही अदर डीएनए पॉलीमरेज की सर्च शुरू हो गई और 2 डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी हुई इन 1970. 1970 में 2 डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी हुई. फर्स्ट वन इज द डीएनए पॉलीमरेज 2 and second one is DNA polymerase 3. DNA polymerase 2 की अगर बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर प्रोसेस, जबकि DNA polymerase 3 की अगर बात करें इट इज द प्रिंसिपल DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम. DNA polymerase 3 क्या है? इट इज द प्रिंसिपल DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम. मीन्स प्रोकैरियोट्स में जो प्रिंसिपल DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है दैट इज DNA polymerase 3. So DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3 की अगर कंपैरिजन करें तो इनको 7 पैरामीटर से कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल जीन. मीन्स DNA polymerases किस जीन से इनकोड होते हैं. DNA polymerase 1 की अगर बात करें तो ये पॉल ए जीन से इनकोड होता है. DNA polymerase 2 की अगर बात करें तो इसे पॉल बी जीन इनकोड करता है. एंड DNA polymerase 3 की बात करें तो इसे पॉल सी जीन इनकोड करता है जिसको DNA E बोलते हैं. नंबर ऑफ सब यूनिट्स की अगर बात करें तो DNA polymerase 1 में 1 सब यूनिट होते हैं, DNA polymerase 2 में 7 सब यूनिट होते हैं एंड DNA polymerase 3 में मोर देन 10 सब यूनिट्स होते हैं. दैट्स व्हाई DNA polymerase 3 is more complex enzyme as compared to DNA polymerase 1 and polymerase 2. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी एंड 3' 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. And it is quite surprising that proofreading activity is present in all DNA polymerases. Means 3' 5' exonuclease activity तीनों DNA polymerase की प्रॉपर्टी है. Means DNA polymerase 1 में भी होता है, DNA polymerase 2 में भी होता है and DNA polymerase 3 में भी होता है. जबकि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की बात करें तो इट इज यूनिक टू DNA polymerase 1.
means 5'3' exonuclease activity is the unique property of DNA polymerase 1. ये ना तो DNA polymerase 2 में होता है और ना ही DNA polymerase 3 में होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि DNA polymerase 1 जो होता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 एक्टिविटी होती है। First one is DNA polymerase 1 active site. Second one is 3', 5' exonuclease activity जिसको proof reading activity बोलते हैं। And इन दोनों के अलावा एक तीसरी एक्टिविटी होती है that is 5' to 3' exonuclease activity। और ये 5' to 3' exonuclease activity की खास बात ये है कि इसको प्रोटीएज ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीएज ट्रीटमेंट अगर करें डीएनए पॉलीमरेज 1 में तो 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वाला सेगमेंट अलग हो जाता है और बाकी रिमेनिंग एंजाइम अलग हो जाते हैं। मीन्स जब डीएनए पॉलीमरेज में प्रोटीएज ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 सब यूनिट आते हैं। फर्स्ट वन इज द लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज द स्मॉल सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं दैट इज 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और जो लार्ज सब यूनिट होते हैं दैट इज रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड मीन्स इट इज विदाउट 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। और जो विदाउट 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होता है उस सब यूनिट को क्लेनो फ्रैगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्लेनो नाम के साइंटिस्ट ने किए थे, इसीलिए जो लार्ज सब यूनिट होता है उसको क्लेनो फ्रैगमेंट बोलते हैं। और क्लेनो फ्रैगमेंट में 2 प्रॉपर्टी होती है। First one is the polymerization and second one is the proofreading. But इसमें 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होती है। सो वैसा डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसमें 5', 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को हटा दें तो उसको बोलते हैं क्लेनो फ्रैगमेंट। और क्लेनो फ्रैगमेंट में सिर्फ पॉलीमराइजेशन एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। नाउ कमिंग टू पॉलीमराइजेशन रेट। पॉलीमराइजेशन रेट क्या होता है? Polymerization rate is the number of nucleotides added per second. Means DNA polymerase 1 सेकेंड में कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है दैट इज पॉलीमराइजेशन रेट। और पॉलीमराइजेशन रेट की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का पॉलीमराइजेशन रेट सबसे हाई होता है एंड द सेकेंड हाईएस्ट इज डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड द सबसे कम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट्स फ्रॉम द टेम्पलेट। मींस डीएनए टेम्पलेट से डिसोसिएशन के पहले कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है दैट इज प्रोसेसिबिलिटी। एंड प्रोसेसिबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड लोएस्ट फॉर डीएनए पॉलीमरेज 1। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है? डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिबिलिटी इतनी हाईएस्ट होती है बीटा क्लैंप की वजह से। बीटा क्लैंप क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 को डीएनए टेम्पलेट से डिसोशिएट होने से प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। So that's why the processability of DNA polymerase 3 is highest as compared to other polymerases. बीटा क्लैंप ना ही तो पॉलीमरेज 1 में होता है और ना ही पॉलीमरेज 2 में होता है। It is a special property, it is a unique property of DNA polymerase 3, इसीलिए DNA polymerase 3 की प्रोसेसिबिलिटी हाई होती है। DNA polymerase 3 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंजाइम एज कंपेयर टू अदर पॉलीमरेजेज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA polymerase 3। DNA polymerase 3 में 2 कंपोनेंट होते हैं। First one is the core enzyme and second one is the clamp loading complex. Clamp loading complex को गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। So अगर कोर एंजाइम की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 में 2 कोर एंजाइम होते हैं। कोर एंजाइम की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये 3 सब यूनिट के बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा, सेकेंड वन इज द एप्सिलॉन एंड थर्ड वन इज थीटा। अल्फा सब यूनिट की बात करें तो कोर एंजाइम का जो अल्फा सब यूनिट होता है इसमें पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है, लेकिन जो एप्सिलॉन सब यूनिट होता है इसमें प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है।
प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। जबकि थीटा सब यूनिट की अगर फंक्शन की बात करें तो ये अल्फा एंड एप्सिलॉन सब यूनिट को एसोसिएट करता है और कोर एंजाइम बनाता है, और इस कोर एंजाइम में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, लेकिन प्रोसेसिविटी काफी लिमिटेड होती है। कोर एंजाइम के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे गामा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये 5 सब यूनिट के बने होते हैं, दैट इज टाउ सब यूनिट, गामा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट, डेल्टा प्राइम सब यूनिट। टाउ सब यूनिट जो होते हैं वो 2 होते हैं, गामा सब यूनिट 1 होते हैं, डेल्टा सब यूनिट भी 1 होते हैं, डेल्टा प्राइम भी 1 होते हैं। सो इन टोटल क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 5 सब यूनिट के बने होते हैं, 2 टाउ सब यूनिट, 1 गामा सब यूनिट, 1 डेल्टा सब यूनिट और 1 डेल्टा प्राइम सब यूनिट। अब इस क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स का जो टाउ सब यूनिट होता है, ये टाउ सब यूनिट कोर एंजाइम से एसोसिएटेड होता है। मींस 2 टाउ सब यूनिट है तो 2 कोर एंजाइम होते हैं। मींस डीएनए पॉलीमरेज 3 के एक मॉलिक्यूल में 2 कोर एंजाइम होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कोर एंजाइम एंड दिस इज द सेकेंड कोर एंजाइम। क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स की अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स बीटा क्लैंप से एसोसिएटेड होता है, और एक बीटा क्लैंप में 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। एक बीटा क्लैंप में कितने सब यूनिट होते हैं? 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, और ये दोनों बीटा सब यूनिट डोनट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इस बीटा क्लैंप को कोर एंजाइम पे लोड करने का काम करता है, इसीलिए इसे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये बीटा क्लैंप क्या करता है? डीएनए को इंसर्कल करता है और डीएनए टेम्पलेट से डीएनए पॉलीमरेज 3 को डिसोशिएट होने से प्रिवेंट करता है। मींस प्रोसेसिविटी को इनहांस करता है। सो बीटा क्लैंप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज is responsible for increase in the processivity of DNA polymerase 3। क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 5 सब यूनिट के होते हैं और ये 2 कोर एंजाइम से एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा ये क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स 2 सब यूनिट से और एसोसिएटेड होते हैं। फर्स्ट वन इज जीटा एंड सेकेंड वन इज साई। सो इन टोटल डीएनए पॉलीमरेज 3 में 10 सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा, second one is the epsilon, third one is theta, fourth one is tau, fifth one is gamma, sixth one is delta, seventh one is delta prime, eighth one is zeta, ninth one is psi and 10th one is beta। अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा ये 3 सब यूनिट कोर पॉलीमरेज बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज 3 में 2 कोर एंजाइम होते हैं, इसीलिए अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा ये दोनों के दोनों 2 सब यूनिट होंगे। अल्फा सब यूनिट की अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, एप्सिलॉन में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है दैट इज 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। थीटा की अगर बात करें तो ये अल्फा एंड एप्सिलॉन को एक दूसरे से एसोसिएट करने का काम करता है और कोर एंजाइम बनाता है। टाउ सब यूनिट की अगर बात करें तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स जो कि 2 कोर एंजाइम को एसोसिएट करता है, एंड इनका फंक्शन है इट इज द स्टेबल टेम्पलेट बाइंडिंग एंड कोर एंजाइम डायमेराइजेशन। गामा, डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम दीज 3 आर क्लैंप लोडर। मीन्स ये क्लैंप से एसोसिएट करता है और इस क्लैंप को लोड करता है किस पे? कोर एंजाइम पे। जीटा की अगर बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है। साई की अगर बात तो ये गामा एंड जीटा से इंटरेक्ट करता है। बीटा सब यूनिट की अगर बात करें तो इट फॉर्म्स बीटा क्लैंप जो कि डीएनए क्लैंप है, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। सो अभी तक हमने कितने डीएनए पॉलीमरेज पढ़े? अभी तक हमने 3 डीएनए पॉलीमरेज पढ़े। फर्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज 1, second one is DNA polymerase 2 and third one is DNA polymerase 3। एंड इन तीनों के अलावा 2 डीएनए पॉलीमरेज और हैं। फोर्थ वन इज डीएनए पॉलीमरेज 4
and fifth one is DNA polymerase 5. So in total प्रोकैरियोट्स में टोटल 5 डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर बात करें तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी की वजह से इसमें दो फंक्शन है। फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस्ड बाय डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और उसको डीएनए से रिप्लेस करता है, और ये एक स्पेशल प्रोसेस से होता है जिसे निक ट्रांसलेशन कहते हैं। सेकेंड वन इज इट इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर। DNA polymerase 3 is the principal DNA replicating enzyme. DNA polymerase 3 क्या है? DNA polymerase 3 is the principal DNA replicating enzyme in prokaryotes है। DNA polymerase 4 and DNA polymerase 5, these two DNA polymerases are involved in DNA repair process. So this is all about DNA polymerases in prokaryotes है। Now coming to DNA polymerases in eukaryotes। यूकैरियोट्स में अगर डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करें तो यूकैरियोट्स में सेवरल डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। कुछ डीएनए पॉलीमरेजेस स्पेसिफिक फंक्शन से लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, सम डीएनए पॉलीमरेजेस आर एसोसिएटेड विथ रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए and some DNA polymerases are associated with replication of nuclear DNA. So nuclear DNA के replication के लिए जो DNA polymerases involve होते हैं, there are 3 types. First one is DNA polymerase alpha. Second one is DNA polymerase delta. And third one is DNA polymerase epsilon. DNA polymerase अल्फा की अगर बात करें तो इट इज ए मल्टी सब यूनिट एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मल्टी सब यूनिट एंजाइम है जिसके एक सब यूनिट में प्राइमेज एक्टिविटी होती है और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। बट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी नहीं होती है एंड दिस इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज 1 में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। इट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है विथ हाई फिडिलिटी, मीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज नॉट ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता क्या है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट प्राइमर्स। अब ये शॉर्ट प्राइमर्स जो होंगे या आरएनए भी हो सकते हैं या डीएनए भी हो सकते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट प्राइमर्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कौन सा काम किया? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर सिंथेसिस का काम किया। अब इस प्राइमर को एक्सटेंड कौन करेगा? इस प्राइमर को एक्सटेंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की खास बात यह है कि ये एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पीसीएनए। पीसीएनए क्या है? पीसीएनए स्टैंड्स फॉर प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। पीसीएनए क्या होता है? प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और ये पीसीएनए प्रोलिफरेटिंग सेल्स के न्यूक्लियाई में काफी लार्ज अमाउंट में होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? पीसीएनए का जब स्ट्रक्चर देखा गया
तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के बीटा क्लैम्प की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। इट मीन्स पीसीएनए का जो फंक्शन है इट इज एनालोगस टू द बीटा क्लैम्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। इसका मतलब क्या हुआ, पीसीएनए प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, पीसीएनए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की दूसरी खास बात है कि इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। सो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में तीनों प्रॉपर्टी है, पॉलीमराइजेशन की भी प्रॉपर्टी है, प्रूफ रीडिंग की भी प्रॉपर्टी है एंड प्रोसेसिविटी की भी प्रॉपर्टी है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा पीसीएनए से एसोसिएट करता है, बट इस पीसीएनए को डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा से एसोसिएट कौन कराता है, वो काम कराता है आरएफसी। आरएफसी क्या हुआ, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। आरएफसी इज रेप्लिकेशन फैक्टर सी। रेप्लिकेशन फैक्टर सी वो प्रोटीन है जो पीसीएनए को डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा से एसोसिएट करता है। रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्या हुआ, रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पीसीएनए क्लैम्प की तरह काम करता है और क्लैम्प को डीएनए पॉलीमरेज पे लोड करता है। सो आरएफसी का जो फंक्शन है इट इज एनालोगस टू द क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा एक और प्रोटीन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आरपीए। आरपीए क्या है, आरपीए इज रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए का काम क्या है, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बाइंड करता है। मींस इसका जो फंक्शन है इट इज एनालोगस टू द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ प्रोकैरियोट्स है। नाउ द थर्ड डीएनए पॉलीमरेजेस ऑफ यूकैरियोट जो कि न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम की बात करें तो ये डीएनए रिपेयर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज एनालोगस टू द डीएनए पॉलीमरेज 1 ऑफ प्रोकैरियोट्स है। मीन्स प्रोकैरियोट्स में जो काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है वही काम यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम करते हैं। सो इन समरी यूकैरियोट्स में टोटल 3 डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो न्यूक्लियर डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, सेकेंड वन इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड थर्ड वन इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है जिसका एक सब यूनिट में प्राइमेज एक्टिविटी होता है और दूसरा जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होता है। बट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का एक ड्रॉबैक है जिसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है इसीलिए इट इज नॉट ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट प्राइमर्स जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और इस प्राइमर को इलोंगेट कौन करता है, इस प्राइमर को इलोंगेट करता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की 2 खास बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, ये एक प्रोटीन से एसोसिएट करता है दैट इज पीसीएनए। पीसीएनए इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स के न्यूक्लियाई में काफी लार्ज अमाउंट में होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है बीटा क्लैम्प का एनालोगस होता है। मींस प्रोकैरियोट्स में जो काम बीटा क्लैम्प करता है वही काम यूकैरियोट्स में पीसीएनए करता है। मींस पीसीएनए का फंक्शन क्या है, प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करना। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की दूसरी खास बात यह है कि इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। एक 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी इज ए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में तीनों एक्टिविटी है, पॉलीमराइजेशन की भी एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी है एंड इसकी प्रोसेसिविटी भी काफी ज्यादा है और इसकी प्रोसेसिविटी भी काफी ज्यादा है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि इस पीसीएनए को एसोसिएट कौन कराता है।
डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा पे पीसीएनए को एसोसिएट कराता है आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी, जिसका फंक्शन है क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स है। मींस प्रोकैरियोट में जो काम क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स करता है वही काम यूकैरियोट्स में आरएफसी करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोकैरियोट्स में जो काम एसएसबी करता है वही काम यूकैरियोट्स में आरपीए करता है, दैट इज रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। मींस ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करता है और उसको स्टेबल करता है। द थर्ड एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम। एप्सिलम का रोल है डीएनए रिपेयर में। प्रोकैरियोट्स में जो काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है वही काम यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम करता है। So this is all about DNA polymerases of prokaryotes and eukaryotes. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe. And if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.